द पेपर इज अक्टूबर नवंबर 18 पेपर 3 वेरिएंट 2। सही, हमारा वेरिएंट है नवंबर 18। ये लिख लो भाई, बार बार पूछते रहते हो। अक्टूबर नवंबर 18 पेपर 3 वेरिएंट 2। बेहतर है कि अपनी इसमें ईयरली खोल लो। शुरू के एमसीक्यू हमेशा आसान होते हैं। सही है, तो उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं। इन विच सिचुएशन आर देयर डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। भाई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज कब होती है? व्हेन सोशल बेनिफिट एक्सीड्स सोशल कॉस्ट, या आप कह सकते हो व्हेन सोशल बेनिफिट एक्सीड्स प्राइवेट बेनिफिट। तो वो जिस अमाउंट से एक्सीड करता है वो कौन सी अमाउंट होती है? एक्सटर्नल बेनिफिट, जो कि मेरिट गुड के केस में होता है। सही है, जो कि मेरिट गुड के केस में होता है। सही है। कल कौन सा कराया था मेरे को याद नहीं है, कल कौन सा कराया था? आज नवंबर जून 19 होगा, अगर जून 19 कराया था। अच्छा, तो इसने बोला हुआ है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल बेनिफिट। तो प्राइवेट बेनिफिट एक्सीड प्राइवेट कॉस्ट, गलत। प्राइवेट बेनिफिट एक्सीड सोशल बेनिफिट, गलत। सोशल बेनिफिट एक्सीड प्राइवेट बेनिफिट, यस। सोशल बेनिफिट एक्सीड प्राइवेट बेनिफिट, तो ये मेरा आंसर होगा। सोशल बेनिफिट एक्सीड प्राइवेट कॉस्ट, गलत। सही है, तो ये आसान था मेरे ख्याल में। अच्छा, क्वेश्चन 1 सिंपल। Question 2. A cost-benefit analysis is carried out on the construction of a hydroelectric power station. Which combination of circumstances would be most likely to lead to scheme being approved? भाई स्कीम अप्रूव कब होगी? जब सोशल बेनिफिट एक्सीड करेगा सोशल कॉस्ट को। ये मेरे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का वो है, रूल है। सही है, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या होगा? सोशल बेनिफिट एक्सीड सोशल कॉस्ट, बस बी आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन रेलिवेंट है, देखने की भी जरूरत नहीं है। सही है, पेपर मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई। अच्छा, तो ये भी मेरे ख्याल में आसान था। क्वेश्चन 3। What does not ये बोर्ड से जो लिखा होता है सही से पढ़ लिया करो। Pose a threat to achievement of allocative efficiency। भाई allocative efficiency कब होती है? When MSB is equals to MSC, when marginal cost equals to price, and when marginal cost equals to average revenue। तो कब थ्रेट नहीं होता मेरी एलोकेटिव एफिशिएंसी पे? इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स थ्रेट होता है। इनइक्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है इससे। द एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, यस थ्रेट है। द प्रेजेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स, यस थ्रेट है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में भी जो है वो एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होती लॉन्ग रन में, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी होती है। सही है, मेरा आंसर यहाँ पर होगा बी। इनकम इनइक्वालिटी डज नॉट पोजेस अ थ्रेट। सही, क्लियर है। तो अब तक 3 तो बड़े आसान थे। सही है, ये भी आसान है। The diagram shows budget lines and indifference curve. The consumer's initial position is T, तो मैं initially T पे stand कर रहा हूँ। The price of good X falls, सही है, diagram से ही पता चल रहा है। Which combination of statement about the statements in this diagram is correct? तो एक एक करके देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। T to U जो है वो क्या है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। U से S अगर मैं जा रहा हूँ तो ये मेरा इनकम इफेक्ट है, और ये कौन सा गुड है? नॉर्मल गुड। U से अगर मैं R जा रहा हूँ, U से अगर मैं R जा रहा हूँ तो ये मेरा होगा इंफीरियर गुड आई गेस। और U से अगर मैं P जा रहा हूँ तो ये मेरा गिवन गुड होगा। Q को इग्नोर कर दो। सही है, तो T to Q represents perfect elasticity, कोई लेना देना नहीं है। T to R represents income effect, T to R income effect नहीं है, T to R is total effect। सही है, हमेशा याद रखना T to R is total effect। T to U represents substitution effect, yes। T to Q represents a normal good, T to Q normal good नहीं है, T to Q मेरा income effect हो ही नहीं सकता। T to U represents substitution effect, yes। U to P represents an income effect। सही है, इसने गुड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, पर है तो इनकम इफेक्ट ही ना। U से P है इनकम इफेक्ट, इसने मुझे गुड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो मेरा आंसर होगा डी। क्लियर, आसान था ये, एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5। The diagram shows various combinations of apples and rice which are potentially available to a consumer. If standard indifference curves were added to the diagram, they would show that the consumer is indifferent between combination X and W. अगर ये कह रहा है कि मैं कॉम्बिनेशन X और W में इंडिफरेंट हूँ, इसका मतलब है X और W एक ही इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है? अगर मैं X और W में इंडिफरेंट हूँ तो इसका मतलब है ये दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व में। क्लियर, सही है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सेम है, इंडिफरेंट है। What can be concluded?
अब ये करने से पहले इन एमसीक्यू की मैं टेक्निक बता देता हूँ। हमेशा ओरिजिन से एक लाइन खींच लिया करो, सही है, हमेशा ओरिजिन से एक लाइन खींच लिया करो। हमने ये पढ़ा है कि जो भी इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से दूर होता है उसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, सही है। तो फर्दर द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम द ओरिजिन हायर द सेटिस्फेक्शन। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन वाई एंड जेड, बिल्कुल गलत, क्योंकि वाई एंड जेड हमें कुछ बताया हुआ नहीं है इसने। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, जेड एंड डब्ल्यू पे इंडिफरेंट ये नहीं है, सही है, जेड एंड डब्ल्यू पे इंडिफरेंट नहीं है। द कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन वाई टू कॉम्बिनेशन जेड, ये मैं आ जाता हूँ। द कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन जेड टू कॉम्बिनेशन डब्ल्यू, यस, ये मेरा आंसर होगा। क्यों? अब ये क्यों बोल रहा है? कंज्यूमर कॉम्बिनेशन जेड क्यों प्रेफर कर रहा है टू कॉम्बिनेशन डब्ल्यू? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कॉम्बिनेशन जेड इज फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन, कॉम्बिनेशन जेड इज फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन, सही है। तो मेरा आंसर होगा, मेरा आंसर होगा IC1, सही है, मेरा आंसर होगा IC1, ठीक है, क्लियर है ये चीज? जितना दूर ओरिजिन से उतना अच्छा, क्लियर, क्लियर। ऑप्शन सी में बोल रहा था कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन वाई टू एक्स, ऐसा नहीं हो रहा ना, फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन एक्स है। हमेशा यूं देखते हैं, 45 डिग्री लाइन बना के देखते हैं, हमेशा 45 डिग्री लाइन बना के देखते हैं ओरिजिन से, सही है। फिर क्योंकि इसलिए पता चल रहा है क्योंकि z इज फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन, z ओरिजिन से ज़्यादा दूर है। अगर आप x और w से कंपेयर करो, z इज फर्दर, और इंडिफरेंस कर्व भी आ गया, सही है। फिर ये दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, फिर भी ये पूछ रहे हो मेरे से। November 18 पेपर 3 वेरिएंट 2, सही है। क्वेश्चन 6, एंड में, मैम एंड में, द स्केड्यूल शोज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एक्स, इससे मुझे मार्जिनल कॉस्ट दी हुई ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एक्स, गिवन दैट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज $50, व्हिच लेवल ऑफ आउटपुट मिनिमाइजेस एवरेज टोटल कॉस्ट। अब इन एमसीक्यूज की टेक्निक ये है, इसलिए मुझे फिक्स कॉस्ट बताई हुई है $50 की। इसका मतलब कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी? 50 होगी। क्या ये समझ आया? अगर इसने मुझे बोला हुआ है मेरी फिक्स कॉस्ट 50 है, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी फिक्स कॉस्ट 50 होगी। अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट 50 है, यस, तो टोटल कॉस्ट मेरी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे 50 होगी। फिर इसमें मैं अगर 45 ऐड करूंगा तो मुझे पहले यूनिट की टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, डेट विल बी 95। फिर इसमें मैं 40 ऐड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऐड होते जाता है। फिर मैं 135 में ऐड करूंगा तो ये मेरी 165, देन ये 185, देन ये 205, सही है। तो मेरे को मुझे सारी टोटल कॉस्ट पता चल गई। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कैसे पता चला? क्योंकि 50 मेरी फिक्स कॉस्ट थी, देन 45 थी पहले यूनिट पे, तो 45 को मैंने ऐड कर दिया फिक्स कॉस्ट में, मेरे पास आ गया 95 टोटल कॉस्ट। इसी तरह मैंने ऐड कर करके सारी अपनी टोटल कॉस्ट निकाल ली। सवाल में इसने मुझसे पूछा हुआ है कि व्हाट मिनिमाइजेस एवरेज टोटल कॉस्ट, कौन से आउटपुट में मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। पहले यूनिट पे मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी? 95। दूसरे यूनिट पे क्या होगी? 135 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो इट विल बी 67.5। फिर 165 डिवाइड बाई 3, 55, 185 डिवाइड बाई 4, 46.25 एंड 205 डिवाइड बाई 5, तो 41। तो लोवेस्ट किधर आ रही है? लोवेस्ट मेरी आ रही है 5वें उस पे यूनिट पे। तो 5वें यूनिट पे मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट इज एट मिनिमम, सही है। तो आंसर विल बी डी, क्लियर। अब से 5 मिनट लेट होंगे, मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा। ये बार बार ये पूछ रहे हो ना मेरे से, क्लियर है ये चीज? ये वाला एमसीक्यू क्लियर है? सही है। 7। भाई मैं मूड पे कराता हूँ, मुझे पता थोड़ी होता है कौन सा कराऊंगा। मैं आधा घंटा पहले देखता हूँ पेपर।
What must be found in two markets for price discrimination to be profitable? सही है. What must be found in two markets for price discrimination to be profitable? Price discrimination profitable कब होती है? जब दो मार्केट्स में पीईडी अलग अलग हो, क्योंकि जब तक आपका पीईडी अलग नहीं होगा ना तो आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते. ऑब्वियस सी बात है. सही है. तो मेरा आंसर होगा ये, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सबसे पहली कंडीशन है पीईडी अलग अलग होना चाहिए. क्योंकि अगर एक मार्केट में पीईडी सेम है, दूसरी मार्केट में भी सेम है, तो इसका मतलब है आप दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते. सही है. तो इसका मतलब आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से. सही है. तो ये भी और ये भी सारे फालतू. सही है. क्वेश्चन नंबर 8, अ फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स टोटल रेवेन्यू. अब देखो ये स्टेटमेंट जो है ना आप लोग बहुत एमसीक्यू में देखोगे. ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अ फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग टोटल रेवेन्यू. इसका मतलब हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि भाई देखो ये मेरा AR है, ये मेरा MR है, ये मेरी आ गई मार्जिनल कॉस्ट. सही है. तो ये मेरा AR आ गया, ये मेरा MR आ गया. हमने क्या पढ़ा है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पर होता है? यहाँ पे. यही चीज़ पढ़ी है. तो ये मेरी प्राइस होती है P. सही है. तो मैं प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करता हूँ MC = MR पे. अच्छा, इन केस में आपको अब कहता हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज में MC = MR पे करता हूँ. सही है. अब मैं आपको कहता हूँ कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट 0 है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट 0 है और मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करूँगा? मेरी मार्जिनल कॉस्ट है ही नहीं. अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट है ही नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा? रेवेन्यू मैक्सिमाइज करूँगा. ऑब्वियस सी बात है. सही है. तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? MR 0. तो हमेशा याद रखना जब भी आपका मार्जिनल कॉस्ट 0 होगा तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? MR 0. ये हमेशा याद रखना. इफ योर मार्जिनल कॉस्ट इज 0 तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? MR 0. क्योंकि आप MC = MR को निकाल ही नहीं सकते. आप MC = MR को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते. तो ये सारे ऑप्शन मेरे इररिलेवेंट है. ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर है. क्यों? क्योंकि अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट 0 होगी तो इसका मतलब है आप MC = MR को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. तो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है? MR 0. और इस MR 0 पे फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. क्लियर है ये चीज़? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. ये बहुत MCQs में ये स्टेटमेंट आती है, तो ये हमेशा याद रखना. क्वेश्चन 9, टेक्नोलॉजिकल चेंज रिड्यूसेस द मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री. इसका मतलब लेट्स से मैं कहता हूँ कि पहले 5000 यूनिट पे मेरा MES आता था. सही है. मैं 5000 यूनिट बनाता था तो मेरी लोएस्ट कॉस्ट आती थी. सही है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ कि अब मैं 2000 यूनिट पे अपना MES अचीव कर सकता हूँ. पहले मुझे 5000 यूनिट बनाने पड़ते थे टू अचीव MES, पर अब मुझे 2000 यूनिट बनाने पड़ रहे हैं टू अचीव MES. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बैरियर्स टू एंट्री जो है ना वो लो हो गए. मेरे बैरियर्स क्या हो गए? मेरे बैरियर्स टू एंट्री जो है वो लो हो गए. क्यों लो हो गए? देखो ओलिगोपोली में, मोनोपोली में बैरियर्स टू एंट्री इतने हाई क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो नई फर्म आती है ना वो ऑलरेडी जो फर्म मार्केट में है उससे कम्पीट नहीं कर पाती. इसलिए कम्पीट नहीं कर पाती क्योंकि उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है. और जब उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है उसको बहुत बड़े लेवल के जाके इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं. तो एक स्मॉल फर्म उससे कभी भी कम्पीट नहीं कर पाती. पर अगर अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 5000 यूनिट की जगह 2000 यूनिट पे ही आपको आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैरियर्स जो हैं वो लो हो गए. सही है. मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल मेरा ये होता था, ये मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे मेरा MES होता था, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बेसिकली. सही है. तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ यस, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव करना आसान हो गया है. तो बैरियर्स लो हो गए. तो ये बात तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ फर्म्स तो लाजमी तौर पे बढ़ेंगे. सही है. नंबर ऑफ फर्म्स तो लाजमी तौर पे बढ़ेंगे. अच्छा, एक और बात, अगर नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है मार्केट शेयर डिवाइड होगा फर्म्स में. और अब जो है फर्म्स आउटपुट भी कम बनाएंगे. अगर उनका MES कम आउटपुट पे अचीव हो रहा है तो वो आउटपुट भी कम बनाएंगे. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ साइज भी और रिड्यूस्ड साइज ऑफ फर्म्स का साइज भी कम हो जाएगा. सही है. तो मेरा आंसर होगा B, क्योंकि उनको अब इतना ज़्यादा आउटपुट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर उनको MES अचीव करना है. सही है. तो कंपटीशन बढ़ेगा और नंबर ऑफ साइज ऑफ फर्म जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. सही है. क्लियर है? 9 क्लियर है?
ये तो बहुत आसान है। नॉर्मल प्रॉफिट किधर है? यहाँ पर है। डी आंसर होगा भाई, याद एमसीक्यू का सही है। यस, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, यस। क्वांटिटी कंटेस्टेबल भी बोल सकते हैं, परफेक्टली कंटेस्टेबल। इसका असल नाम होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट। सही। क्वेश्चन 11, व्हाट वुड बी अ रीजन व्हाई स्मॉल फर्म्स डू नॉट सर्वाइव? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से स्मॉल फर्म सर्वाइव नहीं कर पाता? तो स्मॉल फर्म कब सर्वाइव नहीं कर पाएगा? जब इंडस्ट्रीज में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे। यस, यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सही है, यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, स्मॉल फर्म्स आर ऑफन सप्लाई पर्सन सर्विसेज, इसकी वजह से जो वो सप्लाई करता है। स्मॉल फर्म ऑफिस सप्लाई प्रोडक्ट्स द साइज ऑफ द मार्केट फॉर विच इज लिमिटेड। यस, नीश मार्केट। स्मॉल फर्म नीश मार्केट को टारगेट करता है। स्मॉल फर्म ओनर मैनेज फर्म्स इन्वॉल्व लेस रिस्क। यस, तो इसकी वजह से तो ये सर्वाइव करता है। तो बाकी 3 ऑप्शंस में ये आसानी से सर्वाइव कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर फर्म्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे तो ये लार्ज फर्म से कम्पीट नहीं कर पाएगा। सही है, बी है। और बी और सी क्यों नहीं है बेटा? बी और सी क्यों नहीं है? बी इज MR0, सी इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। सही है, बी मेरा MR0 है, ये मेरा एलोकेटिव एफिशिएंसी है, ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। नॉर्मल प्रॉफिट पूछा है ना, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। 11 भी मेरे ख्याल में क्लियर है। 12, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ अ डोमिनेंट ओलिगोपोली फॉलोइंग अ लिमिट प्राइसिंग? अच्छा, लिमिट प्राइसिंग बेसिकली क्या होती है? लिमिट प्राइसिंग में बेसिकली होता क्या है, जो मेरी मोनोपोली होती है ना, जो फर्म में सबसे बड़ी होती है मोनोपोली, लेट से जो मोनोपोली होती है। सही है, जो मोनोपोली होती है वो बेसिकली क्या करती है, जो न्यू फर्म्स होती है ना मार्केट में, न्यू फर्म्स, वो अपनी प्राइस को इस तरह सेट करती है कि ये न्यू फर्म्स की एवरेज कॉस्ट ही कवर ना हो, या एवरेज कॉस्ट पे बिल्कुल मिनिमम पे हो। मोनोपोली अपनी प्राइस को इस तरह सेट करता है, मोनोपोली अपनी प्राइस को इस तरह सेट करता है कि न्यू फर्म्स की एवरेज कॉस्ट या तो कवर ना हो या तो बिल्कुल मिनिमम पे हो। इसका मतलब मैं इसको डायग्राम के थ्रू एक समझा देता हूँ। लेट से मेरे पास यहाँ पर जो है वो 2 एवरेज कॉस्ट बने हुए। सही है, लेट से मेरे पास 2 एवरेज कॉस्ट बने हुए। ये वाला जो एवरेज कॉस्ट है वो मेरे न्यू फर्म का है, ये वाला जो एवरेज कॉस्ट है वो मेरे न्यू फर्म का है, ये वाला एवरेज कॉस्ट जो है वो मेरी मोनोपोली का है। सही है, तो मोनोपोली क्या करता है, अपनी प्राइस को रखता है यहाँ पे। मोनोपोली अपनी प्राइस को किधर रखता है? यहाँ पे। न्यू फर्म की बिल्कुल एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे प्राइस रखेगा। अब अगर इस न्यू फर्म को compete करना है, अगर इस न्यू फर्म को compete करना है तो ये अपनी प्राइस को कम तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये अपनी प्राइस को और कम, देख लेट्स से अगर मोनोपोली ने ये प्राइस रखी हुई है, अगर इसको मोनोपोली से compete करना है तो ये अपनी प्राइस को चेंज थोड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर इसने अपनी प्राइस को इससे कम कर दिया तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। सही है, तो इसकी वजह से न्यू फर्म्स इस मार्केट में आने से डरेंगी। न्यू फर्म्स बोलेंगी भाई ये मोनोपोली तो एग्रेसिव हो रहा है, ये न्यू फर्म तो एग्रेसिव हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत नीचे उड़ा रहा है भाई। अच्छा, प्राइस ऐसी रखता है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो वो एंट्री बंद करने के लिए करता है ये चीज। लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट ये नहीं होता, लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम होता है, पर वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से लिंक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? द इंडस्ट्री विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ टारगेट नंबर ऑफ फर्म्स। नो, द इंडस्ट्री विल कॉन्ट्रैक्ट एज राइवल ओलिगोपोलिस्ट आर एलिमिनेटेड। राइवल को एलिमिनेट नहीं करना होता, न्यू फर्म को करना होता है। द ओलिगोपोलिस्ट विल अचीव अ सैटिस्फाइंग लेवल ऑफ प्रॉफिट। नो, द फर्म विल सैक्रिफाइस इट्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। यस, वो शॉर्ट टर्म में अपनी प्राइस को कम रखेगा और जैसे ही ये फर्म मार्केट से दफा हो जाएगी तो अपनी प्राइस को वापस बढ़ा देगा। सही है, प्रीडेटरी प्राइसिंग में वो अपनी प्राइस को कम करता है पर वो एवरेज कॉस्ट वगैरह नहीं देखता। सही है, वो प्रीडेटरी प्राइसिंग और लिमिट प्राइसिंग में फर्क है। प्रीडेटरी प्राइसिंग में वो क्या करता है, वो एवरेज कॉस्ट वगैरह नहीं देखता फर्म की, वो अपनी प्राइस को बस कम कर देता है। यहाँ पर वो बिल्कुल गेम खेलता है और ऐसी प्राइस रखता है कि इसकी एवरेज कॉस्ट ही कवर ना हो। The oligopoly will achieve a satisfying level of profit. Satisfying level of profit नहीं हो रहा, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। मोनोपोली को अभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, उसका AR एक्सीड कर रहा है एवरेज कॉस्ट को। सही है, शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। यस, सही है, वो अब मोनोपोली अभी भी फायदे में है, ऐसा नहीं कि फायदे में नहीं है, वो अभी भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो उसकी एवरेज कॉस्ट बहुत कम होती है। सही है। अच्छा, 13,
Transport economists estimate the price elasticity of demand for a private car use is very low, so inelastic. Okay. What would be the most effective way of reducing traffic road congestion? तो ट्रैफिक रोड कंजेशन अगर मुझे कम करनी है तो मैं क्या करूंगा? बैन कर दो, और क्या? बैन कर दो कि गाड़ियां नहीं आएंगी, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, ट्रैफिक कंजेशन तो खत्म ही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड तो यही है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ सब्सिडी कम होगा, इंट्रोड्यूसिंग रोड प्राइसिंग इससे भी कम होगा। मोस्ट इफेक्टिव ये है, ये बैन ना, बिल्कुल गाड़ियाँ आना ही बंद हो जाएंगी। सही है, क्लियर है, आसान था भाई ये। बढ़ जाऊँ आगे? थर्टीन का था ये, 14. What would help to explain why there was a reduction in wage inequality? वेज इनइक्वालिटी का फर्क मतलब वर्कर्स को जो है ना वो करीब करीब वेजेस मिल रही हैं सबको, मतलब सबको एक तरह से इक्वल वेजेस मिल रही हैं करीब करीब इन अ कंट्री ड्यूरिंग द पोस्ट 2008 इकोनॉमिक रिसेशन। सही है। तो इनइक्वालिटी कम क्यों हुई है? ये कह रहा है कि इनइक्वालिटी कम क्यों हुई है। अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ वेजेस इन नेशनल आउटपुट, इसका कोई लिंक नहीं है इससे। अ डिक्लाइन इन ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग पावर, अगर ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर कम होगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो ये भी नहीं होगा। द एक्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम वेज, यस, मिनिमम वेज से इनइक्वालिटी कम होती है। इससे पहले हमने एमसीक्यू देखे हैं जिसमें हमने ऐसा ऑप्शन चूज करा था जिसमें हम मिनिमम वेज को बढ़ा रहे थे, तो ये रिड्यूस करती है इनइक्वालिटी को। द ट्रेंड टुवर्ड्स लेटर रिटायरमेंट, इससे भी मेरा इनइक्वालिटी का इतना लिंक नहीं है। सही है, तो मेरा आंसर होगा सी। क्लियर? फिफ्टीन तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है भाई, बता दो जल्दी से क्या आंसर है। एमआरपी का फॉर्मूला पूछता है भाई। एमआरपी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी मल्टीप्लाइड बाय एमआर। ए, यस, सही है, ये भी बहुत हल्का एमसीक्यू था। 16. A firm currently employs 30 workers at a daily wage of $50 each. The marginal cost of employing one extra worker is 112. By how much the firm will have to increase the daily wage in order to increase the labor force from 30 to 31 workers? तो ये एमसीक्यू हमने माइक्रो बुकलेट में बहुत बार डिस्कस किया है, तो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं समझा रहा, मैं आपको इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, 31 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्योंकि मुझे इसको ढूंढना है, मुझे ये ढूंढना है कि ये 31 वर्कर्स को क्या वेज दे रहा है। यस, माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई $50, करंट कितनी दे रहा है, और इसने मुझे मार्जिनल कॉस्ट बताई भी है, तो 112। तो एक्स का आंसर क्या आएगा? तो एक्स का आंसर आएगा 52। तो करंट वेजेस 50 हैं, करंट वेजेस 50 हैं, न्यू वेज 52 है, तो मेरा आंसर होगा $2, क्योंकि इसने मुझे बोला है कितनी से डेली वेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो डेली वेज को 50 माइनस 52 कर दोगे तो $2 से डेली वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा। सही है, तो इसकी यही टेक्निक है, हमेशा ये इक्वेशन बनती है, ये वाले एमसीक्यू इस इक्वेशन से सॉल्व होंगे। कभी भी होशियारी नहीं मारना, इस इक्वेशन से ये ऐसे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभार ये करता है कि आपको ये टोटल वेज देता है, तो ये इसका ख्याल रखना। कभी कभार ये क्या करता है, ये आपको बोलेगा 30 वर्कर्स की टोटल वेज इतनी है, तो आप पहले पर वर्कर की वेज निकाल लेना, फिर ये इक्वेशन लगाना। आप, मुझे पता है कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पर मैं आपको एक फिक्स मेथड बता रहा हूँ जिससे हमेशा हो जाएगा, वरना गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। In the diagram, HN is the initial supply of labor faced by the firm. RM is the initial marginal cost. So RM is my RM जो है मेरी marginal cost है, और ये जो है ये मेरी average cost of labor is equal to supply of labor. What will be the firm's new labor supply curve if the workers join a trade union and achieve a union negotiated wage of OW? अगर OW की wage set कर देंगे तो यहाँ तक K तक, W से लेके K तक मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। क्या ये चीज़ क्लियर है? ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था एमसीक्यू में पिछली क्लास में। सही है, तो W से लेके K तक मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा WKN मेरा जो है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर होगा, और अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ से डॉटेड लाइन खींचूंगा और इसको मार्जिनल कॉस्ट से जोड़ दूंगा, तो ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर बन जाएगा। सही है, तो ये टेक्निक होती है करने की। तो इससे मुझसे क्या पूछा हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर पूछा हुआ है, क्योंकि इससे मुझसे पूछा हुआ है कि लेबर सप्लाई कर्व बता दो ना, तो लेबर सप्लाई कर्व का मतलब है एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। तो WKN वाला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है डी में, तो मेरा आंसर होगा डी। सही है, ठीक है ये चीज। ये मैथमेटिकल डिसकंटिन्यूएशन होती है ना, क्योंकि अगर मैं खाली ये जनरली मैंने बना के दिया, क्योंकि जब तक MRP नहीं होता आप MC बना नहीं सकते, बट मैंने ऐसे जनरली आपको आइडिया दिया है कि इस तरह बनती है। मैंने ये पता नहीं 2 क्लासेस पहले एक MCQ था लेबर मार्केट में, उस पर मैंने कराया था ये। सही है, हाँ मतलब किंग डिमांड का जैसा तो होता है ये, खाली मैं जनरल आइडिया दे रहा था, इस तरह बनता है। वो MRP से फिर वो डिराइव होता है, मैंने सिखाया था उसमें। आउटपुट पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर का मतलब होता है लेबर प्रोडक्टिविटी। इन एन इंडस्ट्री इंक्रीजेस मोर स्लोली, तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, देन द इंडस्ट्री टोटल आउटपुट, इंडस्ट्री का टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। सही है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है और इंडस्ट्री का आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस, अ डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। भाई लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा। सही है, कम से बढ़ेगा, तो ये तेजी से बढ़ रहा है। सही है, एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यस, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपका आउटपुट जो है वो तेजी से बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन ओवर टाइम वर्किंग, भले आप ओवर टाइम वर्किंग को बढ़ा लो, पर ये कह रहा है कि लेबर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट और इंडस्ट्री का आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप उन्हीं वर्कर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग इंडस्ट्री का आउटपुट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाएं। ऐसा लाजमी तौर पे हुआ होगा कि मार्केट में नई एम्प्लॉयमेंट हुई होगी, क्योंकि वही वर्कर जो है वो नहीं कर सकते इतना काम। सही है, तो ओवर टाइम वर्किंग से भी मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। एंड इंक्रीज इन द अर्ली वेज रेट बढ़ा भी दोगे फिर भी नंबर ऑफ वर्कर्स तो सेम ही है ना, लाजमी तौर पे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़े। सही है, एम्प्लॉयमेंट तो लाजमी तौर पे बढ़ी है, वरना ऐसा होता ही नहीं। सही है, क्लियर है 18। 19 on a diagram showing a production possibility curve, what definitely represents a long run economic growth। भाई लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे दिखाते हैं, PPC शिफ्ट होता है राइट वर्ड्स। सही है, PPC शिफ्ट होता है राइट। अ चेंज इन द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व चेंज होने का मतलब है कि PPC लेट से कुछ इस तरह का हो गया या कुछ इस तरह का हो गया। सही है, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ बोला है इसने। अ मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट बिलो द फ्रंटियर टू पॉइंट ऑन द कर्व, इसका मतलब है एक्चुअल की मूवमेंट, कि मैं एक्चुअल से पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ। अ मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द गिवन कर्व, इसका मतलब है PPC के ऊपर मूवमेंट आ रही है, PPC के ऊपर मूवमेंट आ रही है। अ शिफ्ट ऑफ द कर्व, यस, PPC मेरा शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ, तो डी होगा आंसर। सही है, क्लियर है। ट्वेंटी, when is economic growth मोस्ट लाइकली टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होती है फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, तो ये हमेशा याद रखना। व्हाट व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम रेट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ये तो मेरी ग्रोथ है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। व्हेन इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ये मेरा एक्चुअल है, एक्चुअल ग्रोथ। व्हेन इट डिस्कवर्स वैल्यूएबल न्यू रिसोर्सेज, अगेन ये मेरी ग्रोथ है, पोटेंशियल ग्रोथ। When it provides the funds to finance cleaner production processes, yes, ये मेरी डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि आप कंट्री को इम्प्रूव कर रहे हो, आप फाइनेंस कर रहे हो क्लीनर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, तो ये मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का। सही है, सी सही नहीं है, सी से पोटेंशियल ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। सही है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, सी इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है, डेवलपमेंट होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाना, एजुकेशन एक इकोनॉमी में बढ़ जाना, हेल्थ एक इकोनॉमी में बढ़ जाना,
सैनिटेशन एक इकोनॉमी में बढ़ जाए, रोड नेटवर्क से कंट्री के अच्छे हो जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, सही है, पोल्यूशन कम हो जाए। यस। 21, which items in the table are classified as foreign aid? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉरेन एड। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस में बताता हूँ क्या होती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉरेन एड। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस बेसिकली एक टीम ऑफ पीपल होती है जो कि मेजर करती है एड, कि एक कंट्री को कितनी एड मिली है। इसका काम ही ये होता है, ये मेजर करती है कि एक कंट्री को एड कितनी मिली है। तो ये फॉरेन एड से रिलेटेड है और ये फॉरेन एड ही बताती है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का काम ही यही है। तो ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ये चीज मेरी फॉरेन एड है। तो नो और नो एंड यस, तो मेरा आंसर होगा बी। सही है, क्लियर है। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या होती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बेसिकली स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट होती है, बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट होती है, इन सबको ये बोलते हैं पोर्टफोलियो। सही, स्टॉक्स ले लिया आपने, बॉन्ड्स ले लिया आपने। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो भाई मैंने आके फैक्ट्री लगा दी किसी कंट्री में। सही, क्लियर है। अच्छा, अब ये 22। अच्छा, इसमें इस सवाल में ना परचेजिंग पावर पैरिटी का जिक्र है। सही है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी में बता रहा हूँ क्या होती है। अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे ये समझाने में। अच्छा, परचेजिंग पावर तो पता है ना क्या होती है। परचेजिंग पावर तो पता है ना क्या होती है, कि मेरी नोट कितनी चीज़ें खरीद सकती है। सही है। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं 100 रुपये में 3 चीज़ें खरीद रहा था, पर अब मैं उन्हीं 100 रुपये में 2 चीज़ें खरीद रहा हूँ। इसका मतलब है मेरी परचेजिंग पावर गिर चुकी है। सही है, मेरे नोट की परचेजिंग पावर जो है वो गिर चुकी है। ठीक है। अच्छा, रियल इनकम बोल सकते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, अब ये चीज़ समझना। देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी इज बेसिकली थ्योरी ऑफ वन प्राइस। थ्योरी ऑफ वन प्राइस का मतलब क्या है भाई। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक यूके का बास्केट है और एक यूएस का बास्केट है। भाई ये दोनों कंट्रीज के बास्केट हैं। बास्केट का मतलब भाई, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यूके के बास्केट में राइस है और वीट है, और इसके भी बास्केट में राइस है और वीट है। सही है। तो दोनों के बास्केट में ना सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। अच्छा, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने बास्केट ऑफ गुड्स बनाया है ना, ये यूके में मुझे मिलता है 100,000 पाउंड का। ये यूके में मुझे मिलता है 1000 पाउंड का। और यूएस का जो बास्केट ऑफ गुड है ना, ये मुझे मिलता है यूएस में $1600 का। सही है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी ये बोलता है, अगर मैं ये 1000 पाउंड, अभी सुन लो, ये मैं 2-3 बार बोलूंगा। परचेजिंग पावर पैरिटी ये बोलता है, अगर मैं ये 1000 पाउंड डॉलर में कन्वर्ट करूं और मैं इसी पैसे को यूएस में खर्च करूं, तो मुझे यूएस में भी उतना ही माल मिलना चाहिए जितना मैं यूके में खरीद रहा हूं। अगेन, अगर मैं इस 1000 पाउंड को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूं और मैं यूएस में जाके वही बास्केट ऑफ गुड खरीदूं जो यूके में मुझे मिल रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलनी चाहिए। इसका मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी ये कहता है कि बंदे की जो भी इनकम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूके में तेरे को उसी इनकम में अलग गुड्स मिल रहे हैं, यूएस में तेरे को उसी इनकम में कम गुड्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परचेजिंग पावर पैरिटी ये कहता है कि आप चाहे यूएस में खर्च करो या यूके में खर्च करो, आपको एक ही पैसों में दोनों मुल्कों में एक ही पैसों में चीज मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई यूके में लेट्स से, या मैं कहता हूँ चलो एक और चीज होती है बिग मैक थ्योरी। सही है। बिग मैक थ्योरी क्या होती है, मैकडोनल्ड्स का जो बिग मैक होता है ना, मैकडोनल्ड्स का जो बिग मैक होता है, उससे ये लोग कैलकुलेट करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यूएसए में मेरा बिग मैक है अराउंड $3 का। सही है। और लेट्स से मैं कहता हूँ दुबई में जो मेरा बिग मैक है ना, लेट्स से दुबई में जो मेरा बिग मैक है वो है अराउंड, चलो यूएस का $4 कर देता हूँ और दुबई का $3। तो परचेजिंग पावर पैरिटी ये बोलता है कि अगर यूएस में एक बर्गर $4 का मिल रहा है, तो दुबई में भी वही बर्गर $4 का ही मिलना चाहिए। या अगर दुबई में एक बर्गर $3 का मिल रहा है, तो यूएस में भी $3 का ही मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली कह रहा है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। ये कह रहा है कि दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक कॉमन करेंसी निकालता है। सही है, एक कॉमन करेंसी निकालता है। लेट्स से मुझे पाकिस्तान और दुबई के ना उसको कंपेयर करना है परचेजिंग पावर को।
तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या करता है, एक डॉलर को उठा लेगा और वो देखेगा कि भाई सेम इनकम में पाकिस्तान में कितना खरीदे और सेम इनकम में दुबई में कितना खरीद रहे हो, तो बास्केट ऑफ गुड सेम ही होते हैं, हम सेम अमाउंट ऑफ गुड खरीदने जाते हैं दोनों कंट्री में, सही है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे परचेजिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट बता दो, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए अगर मुझे यूके और यूएस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, मतलब मैं जो चीज यूके में खरीदता हूँ इतने में मुझे यूएस में भी मिल जानी चाहिए 1000 पाउंड में, तो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी होना चाहिए 1 पाउंड इज इक्वल टू $160। अगर आपका एक्सचेंज रेट ये होगा ना, तो इससे होगा ये कि यूके और यूएस में कोई फर्क नहीं होगा, आप यूके में भी इन्हीं पैसों में यही चीज खरीदोगे और आप यूएस में भी इन्हीं पैसों में यही चीज खरीदोगे, सही है। तो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ वन प्राइस, सही है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि अब क्या हुआ, यूएस में जो चीज मैं यूके में 1000 पाउंड में खरीद रहा हूँ ना, वही चीज अब मैं यूएस में खरीद रहा हूँ $1700 में, तो अब ये क्या हुआ है, और लेट्स से मैं कहता हूँ कि यूएस में इन्फ्लेशन आ गई है, तो अब मेरा परचेजिंग पावर पैरिटी खराब हो गया, अब मेरा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो गया, खराब हो गया, सही है, सही है क्या। 160 कैसा है, तो ये क्या एक्सचेंज रेट क्या है इनका, 16, चलो 16 होगा, 16 होगा, मसला नहीं है, सही है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर दोनों कंट्रीज का परचेजिंग पावर पैरिटी सेम नहीं है। अब इस मसले की वजह से फिर इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट फिर निकालते हैं रियल एक्सचेंज रेट, इस वजह से ये लोग फिर निकालते हैं रियल एक्सचेंज रेट, और ये लोग इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, ये लोग इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। तो फिर मेरा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, अगर मुझे परचेजिंग पावर पैरिटी को फॉलो करना है, तो ये अब हो जाएगा $17, सही है, ये अब हो जाएगा $17, सही है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी से थ्योरी ऑफ वन प्राइस, दो कंट्रीज में एक ही गुड की सेम प्राइस होनी चाहिए, पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। अच्छा, अब कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी बोलते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी बोलते हैं कि अगर ये यूएस में ऑटोमेटिकली मेरी करेंसी $1700 हो रही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एक्सचेंज रेट अब हो गया है 17, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, यहाँ पर कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, यस। तो यहाँ पर मेरा पाउंड डेप्रिशिएट हो रहा है और यहाँ पर मेरा डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ परचेजिंग पावर पैरिटी खराब हो गया। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है ना, अगर ऐसा सिनेरियो होता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर पाउंड डेप्रिशिएट हो रहा है तो लोगों को पाउंड अब सस्ता लगेगा, जब लोगों को पाउंड सस्ता लगेगा तो लोग क्या करेंगे, पाउंड की डिमांड बढ़ा देंगे, सही है। और जिसकी वजह से होगा क्या, सॉरी, पाउंड की डिमांड बढ़ाएंगे, तो लोग जो है वो पाउंड की डिमांड बढ़ा देंगे, पाउंड ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, डॉलर बढ़ गया, तो डॉलर बढ़ गया तो पाउंड एप्रिशिएट होगा ना। तो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा, अगर एक बार मेरा पाउंड डेप्रिशिएट हो गया, इसका मतलब है पाउंड अब सस्ता हो गया, अब मुझे पाउंड जो है ना, यूके के गुड्स मुझे अब सस्ते लगेंगे, तो लोग क्या करेंगे, पाउंड की डिमांड को बढ़ा देंगे और साथ में वो डॉलर की सप्लाई को भी बढ़ा देंगे, सही है, डॉलर की सप्लाई को भी बढ़ा देंगे। तो इससे होगा क्या कि वापस मेरा एक्सचेंज रेट यही हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि घूम फिर के आप हमेशा अपने परचेजिंग पावर पैरिटी पे ही आओगे, सही है। अब इसके नुकसानात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके नुकसानात ये हैं कि भाई कुछ कंट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई दो गुड कंट्रीज में जो है वो प्राइजेस सेम हो। कुछ कंट्रीज में इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंट्रीज में जो है वो प्राइजेस सेम हो, सही है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इसलिए कभी कभार फेल कर जाता है, और परचेजिंग पावर पैरिटी नॉर्मली यूज होता है दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। अगर दो कंट्रीज में मुझे लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है ना, परचेजिंग पावर को कंपेयर करना है, तो फिर हम उन दोनों को परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज करते हैं। अब अगर आप ये देखो जो मैंने ये लिखा था थ्योरी ऑफ बिग मैक, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर मेरा ओवर वैल्यूड है और दुबई की करेंसी मेरी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि दुबई में बर्गर सस्ता है और यूएस में बर्गर महंगा है, सही है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी, थ्योरी ऑफ वन प्राइस, ये हमेशा याद रखना बस, सही है। मैं इसको थ्योरी पढ़वा देता हूँ आप लोग उसकी थ्योरी पर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ी मुश्किल चीज है, एएस का है ये, वैसे ए2 में नहीं है ये, पर एएस में नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता, ये एमसीक्यू एक दो आते हैं इसके खाली। अच्छा, ये इसकी थ्योरी है। एक बार मैं चाह रहा हूँ आप अब यहाँ तक
आप एक काम करो, यहाँ तक रीड करो इसको, यहाँ तक ये चीज़ आप रीड करो, फिर मैं एग्जांपल आपके साथ पढ़ता हूँ। ये चीज़ जो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है ना, इसको रीड कर लो एक बार, मैं जूम भी कर देता हूँ। और ये एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये भी पढ़ लेना। पढ़ लिया? अच्छा, अब ये एग्जाम्पल पढ़ो, ये इससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। दिस एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बिग मैक की एग्जाम्पल दी थी ना, ये यही वाली है। बिग मैक थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी, वो यही है। डेप्रिशिएट हो तो वादा, हाँ। अनंत, वो जो तू कह रहा है ना, वो नॉर्मली यही होता है, पर हम उससे देख रहे थे ना, हम परचेजिंग पावर पैरिटी से देख रहे थे। सही है जी। हम मतलब जो ओरिजिनल एक्सचेंज रेट है ना, वो नहीं देखते, हम परचेजिंग पावर पैरिटी वाला एक्सचेंज रेट देखते हैं। ये तो आई थिंक अब क्लियर होगा ये। अब इतनी इनफ नॉलेज है आपके पास कि एमसीक्यू हो जाएंगे अब मेरे ख्याल में। मैं एमसीक्यू का आ रहा हूँ फिर वापस। सही है, या आप बाद में भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डिंग में आ गया ये। अच्छा, तो अब ये एमसीक्यू क्या था? कंट्री एक्स लिविंग स्टैंडर्ड वर कंपेयर्ड विद कंट्री वाई। मैंने बताया था ये नॉर्मली कंपैरिजन के लिए यूज होता है। लिविंग स्टैंडर्ड यूजिंग रियल जीएनपी पर हेड, रियल जीएनपी पर हेड कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर्स। ये कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर, इसका मतलब कि इन लोगों ने जो है वो एक कॉमन करेंसी निकाली। सही है। कंट्री एक्स वाज रैंक्ड अबव कंट्री वाई। ये कह रहा है कि कंट्री एक्स ऊपर थी, कंट्री वाई नीचे थी। सही है। कह रहा है which factor might have caused this ranking to be incorrect. सही है। एक्चुअल मार्केट एक्सचेंज रेट वर यूज रादर देन द परचेजिंग पावर पैरिटी। यस, ये एक रीजन हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली हम यही करते हैं, हम नॉर्मल एक्सचेंज रेट ले लेते हैं और हम परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं देखते। अगर आप नॉर्मल एक्सचेंज रेट लोगे ना, तो ये अनफेयर है, ये कंपैरिजन के लिए अनफेयर है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी कंपेयर करते हुए ये देखता है कि भाई एक ही गुड हो, और उससे परचेजिंग पावर को कंपेयर करते हैं कि भाई ये कॉमन करेंसी में एक मुल्क में कितने आइटम आ रहे हैं और दूसरे मुल्क में कितने आइटम आ रहे हैं। यस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रांसफर पेमेंट वाज हायर इन कंट्री वाई। इससे कुछ पता नहीं चलेगा।
इन्फ्लेशन वॉज हायर इन कंट्री एक्स, इन्फ्लेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि रियल की बात कर रहा है ये। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, सही है। तो आई थिंक अब 22 एमसीक्यू मुश्किल नहीं होना चाहिए, आप लोग ले रहे ये चीज़। अच्छा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 23 in 2007 Turkey had a population of 73 million, its labor force was 36 million, तो labor force of which 12 million were trained for the primary sector and 24 million were trained for the secondary sector, and सही है। The unemployment rate was 10%, तो इसने मुझे unemployment rate दिया हुआ है 10% का, तो बेसिकली क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला लगाना है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अनएम्प्लॉयड लोग डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, यही होता है ना फॉर्मूला, सही। तो लेबर फोर्स कितनी है, 10 मिलियन नहीं 36 मिलियन, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 10%, तो एक्स कितना होगा 3.6, यस 3.6, तो ये मेरा नंबर आ गया 3.6, तो सी आंसर होगा, सही है। हल्का एमसीक्यू था बहुत। 24 an economy's manufacturing share of real GDP fell from 30% to 12%, by manufacturing sector जो है ना वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में। This type of unemployment would result from this, cyclical नहीं होगा क्योंकि cyclical जो है वो जनरल होती है, वो पूरी इकोनॉमी डाउनफॉल में आती है, सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर डाउनफॉल में नहीं आता, पूरी इकोनॉमी डाउनफॉल में आती है। फ्रिक्शनल का सवाल पैदा नहीं होता, ये स्ट्रक्चरल, क्योंकि हो ये रहा है कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की लेट से डिमांड कम हो रही है, तो ये स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे लोग, वॉलंटरी ये होगा नहीं, सही है, क्लियर है। 25 in an economy when autonomous investment increases by 100, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 300, तो मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो चेंज इन इनकम 300 है, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 100 है, तो मल्टीप्लायर कितना आ गया 3, मुझे मेरा मल्टीप्लायर मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा 1/1 माइनस सी, तो मल्टीप्लायर मेरा 3 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, तो मेरा सी कितना आएगा, मेरा सी कितना आएगा यहाँ पे, यस मेरा सी आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, सही है। तो मेरा आंसर होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2 डिवाइडेड बाई 3, क्लियर। सही है, ये बहुत आता है, ये रिपीटेड है, बहुत रिपीट होता है, हद से ज़्यादा। प्लस प्लस लिखा हुआ है, बेटर 1 डिवाइड बाई 3, यार देख जो ऑब्वियस आंसर आ रहा है उस पर रोना हमेशा, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें मिल गया है, बाकी क्यों देखना। 26 अम्मा ने बताया था एंड में, द डायग्राम आउटलाइंस द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। तो एक्सपेंशनरी का मतलब है कि मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या होता है कि जिसमें हम मनी सप्लाई को रेट से बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट गिर गया, कंजम्पशन बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो पूरे इस सिस्टम को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, तो ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो एक्सपेंशनरी है ना, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट एसेट खरीदेगी कि बेचेगी, बाइज, सेंट्रल बैंक बाइज खरीदेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरे फॉल होंगे और इन्वेस्टमेंट की डिमांड जो है वो राइज होगी। आसान था मेरे ख्याल में, तो बाइज नंबर 1, फॉल नंबर 2, राइजेस नंबर 3, ये आंसर होगा, क्लियर। क्योंकि जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ती है, सही है। ट्वेंटी सेवन इन Keynesian monetary theory, when will an increase in money supply not cause a fall in interest rate, जब लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है, तो ये तो आपका मनी डिमांड जो है ना वो कुछ इस तरह का हो जाता है।
तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इफ बॉन्ड्स नहीं, इफ इन्वेस्टमेंट डिमांड इनइलास्टिक नहीं, इफ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस परफेक्टली इलास्टिक। यस, ये देखो ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया ना, परफेक्टली इलास्टिक यही होता है ना। शेप अगर आपको डिमांड कर याद हो, परफेक्टली इलास्टिक बिल्कुल यू बनाते थे हम, तो मेरा आंसर होगा ये। इसको बोलेंगे लिक्विडिटी ट्रैप। सही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीजेस। नो। सही है, क्लियर है, आसान था। The diagram shows an economy in equilibrium at point x. तो x पे हैं, what is most likely to cause the economy to move from point x to y? अगर मैं x to y मूव हो रहा हूँ तो लाजमी तौर पे मेरा SRAC शिफ्ट होगा, लाजमी तौर पे मेरा SRAS जो है वो आगे की तरफ आएगा। और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में चेंज कब आता है? जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है। सही है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ उसी केस में शिफ्ट होगा जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड का फैक्टर। एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, एग्रीगेट डिमांड का फैक्टर। एन इंक्रीज इन द एवरेज वेज रेट, वेज बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। एन इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी, यस, इसकी वजह से वर्कर की सप्लाई जो है, हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई आगे की तरफ चले जाएगा। सही है, इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा ना, तो फिर मेरा SRAC शिफ्ट होगा, वरना नहीं होगा। सही है, शॉर्ट रन में शिफ्ट का रीजन यही होता है। The table identifies pairs of possible government aims, in which case achievement of aim 1 is likely to be consistent with aim 2. तो हायर फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर करेंसी मेरी एप्रिशिएटेड होगी तो इसका मतलब है लोग हमसे जो है वो कम माल खरीदेंगे। जब हमसे कम माल खरीदेंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। तो एम 2 जो है इसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है। लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो इसका मतलब है लोग हमसे ज़्यादा माल खरीदेंगे। सही है, हमसे ज़्यादा माल खरीदेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस होगा। तो मेरा आंसर होगा बी। मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड हाई रेट ऑफ सेविंग, लिंक नहीं है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटा अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो, और आप जब आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो सस्टेनेबल कैसे है? ये सस्टेनेबल नहीं होता। सही है, मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्लियर है? लो रेट से BOP, भाई इन्फ्लेशन लो होगा तो मेरे मुल्क में प्राइजेस कम होंगी, मेरे मुल्क में प्राइजेस कम होंगी तो लोग मुझसे ज़्यादा खरीदेंगे, मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा। सही है। What is most likely to result from discovery of oil reserves in a developing country? डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व से क्या होगा? BOT इज पार्ट ऑफ BOP, तो BOT इंप्रूव होगा तो BOP भी पॉसिबल चांसेस इंप्रूव हो सकता है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ BOP। अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जरूरी नहीं है। एन इंक्रीज इन द कंपेटिटिवनेस ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, नो। एन इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, यस, क्योंकि जब हमें ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे, जब एक डेवलपिंग कंट्री को ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमारी करेंसी भी अप्रिशिएट होगी। तो एन इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से क्या लेना देना है इसका? सही है, क्लियर।